हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। सो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एब्जॉर्प्शन और एमिशन के बारे में बात की थी। याद है आपको? रेडिएशन टॉपिक हमने शुरू किया था। अब बेटा रेडिएशन के अंदर ही एक टॉपिक आता है ब्लैक बॉडी। देखिए एक्चुअली ब्लैक बॉडी एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। हम चाहे ना तो ब्लैक बॉडी पे पूरी बुक लिख सकते हैं। बहुत ही बड़ा, बहुत ही डिटेल टॉपिक है ये, बट अभी आपको क्या करना है, अभी इसको सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखना है, ठीक है? अच्छा बच्चा लोग, ब्लैक बॉडी कोई रियल की बॉडी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बॉडी जिसका कलर ब्लैक है उसको आप बोल दो हाँ ये ब्लैक बॉडी, नहीं। ये कोई कलर पे या कोई बॉडी पे डिपेंड नहीं है बेटा, ये एक कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है? एक ये आइडियल कॉन्सेप्ट है। आइडियल कॉन्सेप्ट का मतलब है कि हमने सोचा कि अगर कोई बॉडी ऐसी होती तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती, फिर उसके डिपेंडिंग हमने इसके जैसी बॉडीज बनाने की कोशिश की। ठीक है, देखते जाओ, सब समझ आ जाएगा। सो ब्लैक बॉडी बेटा है क्या? अ बॉडी विच absorbs all the radiation incident on it at any temperature। बट अगर कोई ऐसी बॉडी जो अपने ऊपर गिरती हुई, इंसिडेंट हुई सारी लाइट को, सारी हीट को एब्सॉर्ब कर ले। देखो, विच एब्सॉर्ब ऑल द रेडिएशन, जितनी भी रेडिएशन उसके ऊपर आ रही है सारी की सारी रेडिएशन अगर वो एब्सॉर्ब कर लेता है तो उस बॉडी को हम बोलेंगे ब्लैक बॉडी। क्या बोलेंगे उसको हम? ब्लैक बॉडी। देखो दुनिया में ऐसी कोई भी बॉडी नहीं है जो 100% एब्सॉर्ब कर सके। 99% एक्सेप्ट कर सकती है, 98 कर सकती है, 97% कर सकती है, बट 100% कोई भी नहीं कर सकती। इसलिए मैंने कहा कि बेटा ब्लैक बॉडी प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती है, ये सिर्फ एक थियरी है। हमें ना एक कॉन्सेप्ट बनाया है कि बेटा अगर कोई ब्लैक बॉडी होती, अगर कोई ऐसी बॉडी होती जो कि सारे के सारे रेडिएशन एब्सॉर्ब करती तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती। कैसी प्रॉपर्टीज बेटा? देखते जाओ। बेटा सबसे पहले तो इसका एब्सॉर्प्टिव पावर 1 होता। याद है हमने कल देखा था, A इज इक्वल टू हीट एब्सॉर्ब अपॉन हीट इंसिडेंट। याद आया कुछ? तो बच्चा हमने क्या बोला? जो सारी के सारी लाइट एब्सॉर्ब, रेडिएशन एब्सॉर्ब कर ले तो जितनी इंसिडेंट है उतनी ही एब्सॉर्ब, तो दोनों का रेशियो 1 आ जाएगा। एंड बच्चा लोग सबसे खास बात कि यहां पे इसको कोई भी रेडिएशन दो, कोई भी, देखो ऑल द रेडिएशन, इसको कोई भी वेवलेंथ की रेडिएशन दो, इसको फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो एब्सॉर्ब कर लेगा। देखो बच्चा लोग कहते भी है ना कि ब्लैक कलर के कपड़े अगर आप धूप में पहन के जाओगे तो आपको गर्मी ज्यादा लगती है। सच है, सच भी है। क्यों? बिकॉज वो ब्लैक कलर क्या कर रहा है? सब कुछ एब्सॉर्ब कर रहा है, सारा रेडिएशन एब्सॉर्ब कर रहा है। ठीक है, सो एक इसका प्रॉपर्टी ये हो गया बेटा। दूसरी, जीरो रिफ्लेक्शन। बेटा ब्लैक बॉडी कभी भी रिफ्लेक्शन नहीं दिखाती है, ब्लैक बॉडी एमिशन दिखाती है। अगर आपसे कोई पूछे क्या ब्लैक बॉडी एमिशन नहीं दिखाती है या जीरो एमिशन है, तो नहीं, फॉल्स, गलत है। क्या कहना चाह रहे हैं जरा ध्यान से देखो। देखो ये ब्लैक बॉडी में ऐसा क्यों होता है? ये एमिशन दिखा रही। देखो चलो, एमिशन और रिफ्लेक्शन में फर्क है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जो आया उसी को वापस भेज देना, जो आया उसी को वापस भेज देना। और एमिशन का मतलब होता है अपने अंदर से कुछ निकाल के भेज देना। एमिशन का मतलब अपने अंदर से कुछ निकाल के देना, दैट इज एमिशन। बड़ा जैसे कि मैं अभी नॉलेज एमिट कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि कहीं से मेरे पास नॉलेज आया तो मैंने उसको वापस जान दिया उसी के पास। जो लाइट रिफ्लेक्शन हम पढ़ते हैं 10th में, वैसा नहीं है। समझ आ रहा है? अच्छा ऐसा होता क्यों है? क्यों इसमें रिफ्लेक्शन नहीं है लेकिन एमिशन है? देखो अब बेटा ब्लैक बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस टाइप के होंगे ना कि उनकी एब्जॉर्प्टिव पावर बहुत ही हाई है। अब जैसे ही कोई लाइट इसके ऊपर रेडिएट हुई, इंसिडेंट हुई, ये क्या करेगा बेटा? एब्जॉर्ब करेगा। ये मॉलिक्यूल थोड़ी लाइट एब्जॉर्ब करके आगे देगा, ये एब्जॉर्ब करके आगे देगा, ये एब्जॉर्ब करके आगे देगा, ये एब्जॉर्ब करके आगे देगा। ऐसे करते 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 ये सारे इस आते हुए इंसिडेंट को एब्जॉर्ब कर लेगी, सारी की सारी। फिर होगा क्या? हमने कल देखा था पेवोस लॉ, ऑल बॉडी एमिट्स रेडिएशन एट एनी टेम्परेचर। सारी की सारी बॉडी
किसी भी टेम्परेचर पे हीट रेडिएट करती है, अपने से निकालती। तो ये क्या करेगा, ये अपने अंदर की हीट जो है बेटा वो बाहर निकालेगा। आते हुए को इसने रिफ्लेक्ट नहीं किया, इसने आते हुए को तो एब्जॉर्ब कर लिया, बट अपनी खुद की हीट इसने बाहर निकाली। इसलिए हम कहते हैं कि इसमें रिफ्लेक्शन नहीं है। ये बिल्कुल सही है, ये रिफ्लेक्शन नहीं है, लेकिन एमिशन जीरो है। दूसरी चीज बेटा, ऐसा भी नहीं है कि ये बॉडी आते हुए रेस को किसी और को ट्रांसफर करे, यानी कि आप कह सकते हैं इट हैज जीरो ट्रांसमिटेंस। समझ आ रहा है आपको? ट्रांसमिटेंस, ये ट्रांसमिट भी नहीं करती है। हमने कंडक्शन देखा था, कंडक्शन में क्या देखा था कि एक मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा, अपने बाजू वाले को देगा, दूसरा करेगा, तीसरे को देगा, है ना? वाइब्रेशनल एनर्जी वो ट्रांसमिट कर रहे थे। यहां पे ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई ट्रांसमिशन नहीं, कोई रिफ्लेक्शन नहीं। क्या करेगा, सिंपली है उसको एमिट करेगा। अच्छा, व्हाट एल्स? अच्छा, आप कई बार है ना, जैसे कहते हैं ना कि सर देखो ये ब्लैक कलर है तो ये ब्लैक बॉडी है। ओके, एक चीज ठीक है कि ब्लैक बॉडी कैन बी ब्लैक इन कलर। बड़ा ब्लैक बॉडी ब्लैक कलर की हो सकती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ब्लैक बॉडी मतलब हमेशा ब्लैक ही हो। देखो बच्चा लोग, इसको नाम ब्लैक बॉडी देके रखा है, जरा समझो क्यों देके रखा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वाई द नेम ब्लैक बॉडी इज गिवन। आता है, ऐसा क्वेश्चन आता है, क्यों ब्लैक बॉडी जैसा नाम दिया गया? क्या वो ब्लैक कलर की होती? नो 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 नो, इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट necessary that black body should be in black color। समझ आ रहा है आपको? ऐसा क्यों? देखो, ब्लैक बॉडी क्यों नाम दिया गया? बड़ा ब्लैक का मतलब होता है एब्जॉर्ब्स एवरीथिंग। ब्लैक का मतलब ही है, ब्लैक कलर की खासियत है, सॉरी, ब्लैक कलर है ना, उसकी खासियत है कि वो सारी रेस को, आते हुए रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है। देखो ना बेटा, कल हमने क्या देखा था कि जैसे कि ये दीवार पर्पल है, यहाँ पे लाइट गिर रही है, तो ये सिर्फ पर्पल कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करके रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, बाकी सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, खाली पर्पल को रिफ्लेक्ट कर रहा है। मतलब तो ही तो हमें पर्पल कलर दिखाई दे रहा है, ये सराउंडिंग में जो आपको दिख रही है। देखा था ना, जैसे कि मान लो बेटा ये शर्ट आपको रेडिश दिख रही होगी, क्यों? बिकॉज सभी लाइट को ये एब्जॉर्ब कर रहा है, खाली रेड वाली को रिफ्लेक्ट कर रहा है। सिमिलरली बेटा, ये ब्लैक बॉडी हमको ब्लैक कलर क्यों दिख रहा है? ब्लैक कलर, काला कलर मतलब सारी लाइट को एब्जॉर्ब करना, किसी भी लाइट को रिफ्लेक्ट करता ही नहीं है। व्हाइट उससे उल्टा करेगा, सारी की सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, सारी की सारी। जैसे वायलेट से रेड, विबग्योर, अगर सारी की सारी मेरी आंखों में जाएगी तो मुझे तो सफेद कलर दिखेगा। समझ आ रहा है? और बेटा रूम में जब लाइट बंद होती है तो आपको रूम में अंधेरा दिखता है, यस और नो? क्यों अंधेरा दिख रहा है? लाइट है ही नहीं। जब लाइट नहीं है तो काला कलर दिखता है, सिंपल। तो अगर सीधी सी बात है, ब्लैक क्या कर रहा है बेटा? सारी की सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये तो हमको ब्लैक दिख रहा है, वो किसी भी लाइट को रिफ्लेक्ट कर ही नहीं रहा। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? इसीलिए इसको नाम दिया गया ब्लैक, और बॉडी का मतलब कोई भी सब्सटेंस। क्लियर? सो एज ब्लैक कलर एब्सॉर्ब्स एवरीथिंग नहीं, सॉरी, every radiation, so substance which absorbs every radiation are termed as black body। समझ रहे हो आप? क्लियर? अच्छा, व्हाट्स नेक्स्ट? अच्छा बच्चा एक चीज सुनो, देखो अब एक इसकी डेफिनेशन है ना, हम अलग तरीके से भी देखते हैं। पहले आपका इतना हो गया, आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, एक जो डेफिनेशन हमने देखी अभी वो एकदम करेक्ट थी, 100% करेक्ट थी। एक और डेफिनेशन ब्लैक बॉडी की दी जाती है, अ बॉडी दैट emits
मैक्सिमम रेडिएशन at a given temperature as compared to other body। देखो बच्चे क्या कहना चाह रहा है कि ऐसी कोई बॉडी जो कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में मैक्सिमम रेडिएशन दे रहा हूं दूसरे बॉडी के कंपैरिजन। सर ये क्या है, नहीं समझ आया। आओ देखिए बड़ा, हम क्या करते हैं, हम है ना किसी दो ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, ठीक है। ये एक कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए, और ये है हमारी ब्लैक बॉडी, ठीक है। ये कैसी है, ये ब्लैक बॉडी है, बी भी लिख देता हूं यहां पे। बड़ा मैंने ना इसे किसी रूम में रख दिया है और उस रूम का टेम्परेचर टी रख दिया है। अब हम जा रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, पिक्चर देखने जा रहे हैं, सब कुछ करके आते हैं। क्या होगा बेटा, तब तक ये दोनों इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। मतलब जितना टेम्परेचर इसका होगा उतना टेम्परेचर इसका होगा। बोलो है कि नहीं। मतलब बेटा इसके ऊपर जितनी रेज इंसिडेंट होगी उतनी ही रेडिएशन इसके ऊपर भी इंसिडेंट होगी। अब ये बॉडी क्या करेगा बेटा, इसका कुछ ना कुछ एब्जॉर्प्टिव पावर होगा, इसने कुछ एब्जॉर्ब किया होगा, इसने सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया होगा। यही तो ब्लैक बॉडी होती है। अब बेटा एक बात बताओ, अगर ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम, इसको हम आइसोथर्मल भी कहते हैं बेटा। आइसोथर्मल मतलब कि दोनों एक दूसरे के साथ। बेटा अगर ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी होगा। बोलो है कि नहीं। थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, दोनों का टेम्परेचर सेम, दोनों कितना टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेंगे, जितना इस रूम का होगा। यस और नो। अच्छा अब बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि इसका एब्जॉर्प्टिव पावर इसके एब्जॉर्प्टिव पावर से कम होगी, बिकॉज तो ब्लैक बॉडी, इसने सब कुछ एब्जॉर्ब किया होगा। अब बेटा हमने एक चीज पढ़ी थी, थर्मल इक्विलिब्रियम में जितना एब्जॉर्ब होगा उतना ही एमिशन होगा। याद है कल लास्ट लेक्चर में हम देखा था, एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू एमिशन एट इक्विलिब्रियम, जब वो इक्विलिब्रियम पे होगा तब। अब बेटा एक बात बताओ, अगर इसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, सोच के बताना, क्या इसका टेम्परेचर इक्वल होगा? यस इक्वल होगा, लेकिन इसने एब्जॉर्ब ज्यादा किया है तो बेटा ये एमिट भी ज्यादा करेगा। देखो हमने क्या बोला, मैं एब्जॉर्प्शन की बात करूं और एमिशन की, इज इक्वल टू एमिशन ऑफ ए, एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू एमिशन ऑफ ब्लैक बॉडी। बोलो है क्या नहीं, ये चीज होती है। अब अगर बेटा ये वैल्यू इससे लेस है तो जो ये वैल्यू है वो इससे भी तो लेस होगी। अगर बॉडी ए का एब्जॉर्प्शन ब्लैक बॉडी के एब्जॉर्प्शन से कम है, क्यों कम है? ब्लैक बॉडी सारी की सारी रेज एब्जॉर्ब करती, रिफ्लेक्ट करती ही नहीं है, और इसने कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट किया होगा तो इसने एब्जॉर्ब ज्यादा किया। ये बड़ी जबरदस्त कहानी है ना कि एब्जॉर्प्शन ज्यादा है लेकिन फिर भी दोनों का टेम्परेचर सेम है। बिकॉज बेटा हम लोग पता है ना कि टेम्परेचर कहां पे आके रुक जाता है, जब रूम का और इसका टेम्परेचर इक्वल होगा, तो टेम्परेचर इक्वल रहेगा, यकीन मान के चलो, ठीक है। सो अगर इसका एब्जॉर्प्शन कम है तो इसका एमिशन भी कम होगा, इसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा है तो इसका एमिशन भी ज्यादा होगा। बड़ा अब समझ आया क्यों टेम्परेचर सेम है। अगर ये ज्यादा हीट ले रहा है तो ज्यादा हीट दे भी रहा है, ये कम हीट ले रहा है तो ये कम हीट दे रहा है। देखो जैसे कि बेटा आपकी सपोज करो कि आप और आपका एक फ्रेंड है, आपकी सैलरी है 5,000, आपके फ्रेंड की सैलरी है 10,000, लेकिन मंथ एंड पे आप दोनों के पास 2-2 हज़ार रुपये बचते हैं। क्यों? बेटा वो 8,000 खर्च कर रहा है, उसके पास ज़्यादा सैलरी है तो उसका खर्चा भी ज़्यादा है। आप सिर्फ 3,000 खर्च रहे हो, आपकी सैलरी कम है तो आपका खर्चा भी कम है। सो एट द एंड हुआ क्या, आप दोनों के पास 2-2 हज़ार हो गए। सिमिलरली इसके पास जितना इनकम हुआ एब्जॉर्प्शन, उतना ही इसने आउटगोइंग कर दिया एमिशन। सिमिलरली इसका ज़्यादा आ रहा था, इसने ज़्यादा दे दिया। यानी ब्लैक बॉडी का एमिशन किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी टेम्परेचर पे, ये टेम्परेचर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, किसी भी दूसरे बॉडी के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। मतलब ब्लैक बॉडी से ज्यादा एमिशन कोई नहीं कर सकता एट अ गिवन टाइम, एट अ गिवन टेम्परेचर। दिए हुए समय पे, दिए हुए टेम्परेचर पे ब्लैक बॉडी का एमिशन बाकी सभी बॉडी से
ज्यादा होगा, तो उस बॉडी को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। समझ आ गया? ये था बेटा इसका सेकंड डेफिनेशन। नोट डाउन कर लीजिए बेटा फटाफट। बच्चे लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और देख लेते हैं प्रैक्टिकली ब्लैक बॉडीज। देखो बेटा, जैसे कि मैंने आपसे कहा 100% प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी पॉसिबल नहीं है, बट हाँ जो हमने आइडियल कॉन्सेप्ट देखा उसके काफी क्लोज कुछ चीजें हैं। कौन कौन सी बेटा? एक है लैम्प ब्लैक, एक बॉडी आती है जिसको हम लैम्प ब्लैक करके बुलाते हैं बेटा। इसके अंदर सिर्फ 1% रिफ्लेक्शन होता है। हमने क्या देखा था? ब्लैक बॉडी में रिफ्लेक्शन नहीं होता है। वो एक कॉन्सेप्ट था, एक सिर्फ कॉन्सेप्ट था, वो कोई डिवाइस नहीं था। अब ये कोई मटेरियल है, कोई चीज है जिसके अंदर सिर्फ 1% रिफ्लेक्शन होता है, तो इसको हम कह सकते हैं इट इज प्रैक्टिकली ब्लैक बॉडी। ठीक है। दूसरा आप ग्रेफाइट ले सकते हैं, कार्बन ग्रेफाइट। इसके अंदर बेटा सिर्फ 2% जितना रिफ्लेक्शन होता है, सॉरी 3%। फिर आप एक ले सकते हैं बेटा आइसोथर्मल एनक्लोजर। क्या होता है ये आइसोथर्मल एनक्लोजर? बेटा एनक्लोजर मतलब क्लोज है। अब क्या किया जाएगा ना, इसके अंदर एक रिंग जैसी चीज ले ली जाएगी, क्या है आपको? ये ऐसी कोई चीज ले ली जाएगी और बेटा इसको कंप्लीटली क्लोज कर दी, कंप्लीटली ब्लैक कलर से पॉलिश कर दिया जाएगा, पूरा टोटली इसको ब्लैक कलर कर दिया जाएगा। ठीक है। और इसके अंदर भी बेटा ब्लैक कलर की पॉलिश कर दी जाएगी, ब्लैक पॉलिश। अब होगा क्या, इसके यहां पे एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया होगा, कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाया होगा ताकि जो भी लाइट आवे वो यहां इंसिडेंट होवे। और बेटा होगा क्या कि यहां पे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगे और अंदर ही अंदर लाइट रिफ्लेक्ट होके खत्म हो जाएगी। देखो कुछ इस तरीके से, गेटिंग? अंदर ही अंदर लाइट रिफ्लेक्ट हो के अंदर ही फिनिश हो जाएगी। सो इसको हम बोलते हैं परफेक्टली, या आप कह सकते हैं वेरी क्लोज टू ब्लैक बॉडी, वेरी क्लोज टू ब्लैक बॉडी। समझ आया? और इसके अंदर भी जीरो रिफ्लेक्शन, मतलब जीरो टाइप का रिफ्लेक्शन होगा, बहुत ही मामूली सा। क्लियर बच्चा लोग? ओके, चलिए अब देख लेते हैं हमारा अगला टॉपिक जो कि है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बेटा हमको ब्लैक बॉडी से रिलेटेड कुछ कहानी बताई थी। ओके, सो बच्चा लोग किरचॉफ ने हमको ये बताया था दैट द सब्सटेंस विच आर गुड एब्जॉर्बर, वो सब्सटेंस जो एक अच्छे एब्जॉर्बर है, आर गुड एमिटर। मतलब जो सब्सटेंस जितना ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं उतना ही ज्यादा वो एमिट भी कर रहे हैं। हमने वही देखा था अभी कुछ देर पहले, ब्लैक बॉडी ने एब्जॉर्ब ज्यादा किया तो वो एमिट भी ज्यादा करेगा। हमने पहले भी देखा हुआ कि जब आइसोथर्मल आ जाएगा तो जितना एब्जॉर्ब किया उतना एमिट भी करेगा। देखा था ना? बस वही किरचॉफ ने रूल बना के दे दिया। अब इनका स्टेटमेंट क्या बोल सकते हैं आप, दैट the absorptive power of any body is directly proportional to its emissive power। बेटा ये क्या कहना चाह रहे हैं, जितनी ज्यादा एमिसिव पावर होगी या जितनी ज्यादा एब्जॉर्प्टिव पावर होगी, एब्जॉर्प्टिव पावर मतलब ए, बेटा जितना ज्यादा वो एब्जॉर्ब करता जाएगा
उतना ही ज्यादा वो एमिट करता जाएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एमिटिव पावर। ये कहना चाह रहे हैं किरचॉफ का, बस इतना ही लॉ है उनका। अब इसको प्रूफ करना पड़ेगा हमको। कैसे प्रूफ करें? देखो पहले तो बेटा इस सेंटेंस को आपको समझना है कि कोई भी सब्सटेंस जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, जितनी ज्यादा रेडिएशन अपने अंदर लेगा, उतनी ही ज्यादा रेडिएशन लेगा। ऑल्सो बेटा आप यहाँ पे लैम्बडा लगा सकते हो। लैम्बडा का मतलब जो वेवलेंथ वाली रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब की, वही वेवलेंथ वाली रेडिएशन वो छोड़ेगा। एज पर एग्जांपल मान लो बेटा कि अगर कोई सब्सटेंस है जो रेड कलर एब्जॉर्ब कर रहा है, ये जैसे शर्ट, ये रेड कलर एब्जॉर्ब करेगा तो बेटा एमिट भी रेड कलर करेगा। अगर रेड कलर ज्यादा कर रहा है, ब्लू कलर कम कर रहा है एब्जॉर्ब, तो एमिट भी रेड ज्यादा करेगा और ब्लू कम करेगा। जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन, जो कलर का एब्जॉर्प्शन, उतनी ज्यादा रिफ्लेक्ट एमिशन और वही कलर की एमिशन। समझ आया इसका मतलब क्या है? चलो देखते हैं, इसका प्रूफ देख लेते हैं। कंसिडर 3 bodies of इक्वल डायमेंशंस। बेटा हम है ना 3 अलग अलग बॉडी ले लेते हैं जिसका डायमेंशन मतलब एरिया, लेंथ, वेंथ सब इक्वल है, सब सेम है। ठीक है, ये एक बॉडी, ये दूसरी बॉडी और ये तीसरी बॉडी। ये इसको बोल देते हैं बॉडी 1, ये है बॉडी 2, और बेटा ये वाली जो बॉडी है ना वो ब्लैक बॉडी है। ठीक है, सो कंसीडर 3 bodies ऑफ इक्वल डायमेंशन आउट ऑफ which one is black body। बोलो यहां तक क्लियर? बड़ा इसको एक जगह पे रख देते हैं, एक रूम में रख देते हैं जहां पे जिसका टेम्परेचर T हो। let them be placed in a room having टेम्परेचर T। अब बेटा अगर मैं इसको यहां पे रख देता हूं तो क्या होगा? कुछ देर बाद फिर से आप जाओ, घूमो फिरो, पिक्चर देख के आओ, क्या होगा? बेटा इन तीनों का टेम्परेचर T हो जाएगा। इन तीनों के ऊपर सेम रेडिएशन इंसिडेंट होगी। बोलो है कि नहीं? सेम रेडिएशन इंसिडेंट होगी। ओके, सो आफ्टर टाइम T, हम कह देते हैं कि टाइम T मतलब 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, कुछ भी टाइम हो सकता है। आफ्टर टाइम T द टेम्परेचर, या कह देते हैं हीट एब्जॉर्ब, सही है, heat absorbed by all the bodies will be same। यानी कि बेटा हम कहना चाह रहे हैं दैट इज Q जो हीट एब्जॉर्ब की वो कैसी हो जाएगी बेटा? वो सेम हो जाएगी। अच्छा, व्हाट्स नेक्स्ट? बड़ा मान लेते हैं कि चलिए इसका एब्जॉर्प्टिव पावर A1 है, इसका एब्जॉर्प्टिव पावर A2 है और इसका एब्जॉर्प्टिव पावर AB है। इसका एमिसिव पावर E1 है, इसका E2 है, इसका EB है। तो आपको स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा। बेटा ये हटाऊं, ऊपर वाला स्टेटमेंट आप लिख लीजिए, मैं इसको हटाऊं। तो बेटा इन तीनों का डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। लेट A1, A2 and AB be the absorptive power of body 1, 2 and black body respectively। अब बच्चा हमको पता है एब्जॉर्प्टिव पावर कैसे दी जा सकती है। एब्जॉर्प्टिव पावर इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड अपॉन हीट एमिटेड। बोलो है कि नहीं? यस और नो? तो बेटा क्या मैं यहां पे ऐसा कह सकता हूं कि हीट एमिटेड इनटू ए इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब। देखो
हीट, देयरफॉर हीट एब्जॉर्ब्ड बाय फर्स्ट बॉडी। पहली बॉडी कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा बेटा? आई थिंक A1 इंटू E1। बोलो है कि नहीं? नहीं समझ आया? चलो एक काम करते हैं, इसको AQ बोल देते हैं। हम कह देते कि चलो Q जो है वो इंसिडेंट, हमने कहा ना यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब सेम हुआ है, तो इसने एक्चुअली हीट एब्जॉर्ब कितना किया है? बड़ा आपको समझ आ रहा है? हमारे पास फॉर्मूला है A इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब अपॉन हीट एमिटेड। बड़ा इसको यहां ले आते हैं, इसको उठा के यहां ले आते हैं। सो ये हो गया हीट एमिटेड इनटू A इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब। बोलो सही है? यस और नो? अच्छा, कितनी हीट एमिट हुई है? बेटा जितनी एब्जॉर्ब हुई है, हमको पता है थर्मल इक्विलिब्रियम जितनी एब्जॉर्ब होगी उतनी एमिट होगी। अच्छा, हीट एब्जॉर्ब बाय फर्स्ट बॉडी हम कह देते हैं A इंटू Q, जहां पे हीट एमिटेड Q है, और A1 फर्स्ट बॉडी, सेकेंड बॉडी कितना करेगी बेटा? A2 इंटू Q, और थर्ड बॉडी यानी कि ब्लैक बॉडी कितना करेगी? AB इंटू Q। बेटा सबके ऊपर इंसिडेंट तो Q है, सो सबके लिए Q Q Q हो जाएगा। समझ आ रहा है? अच्छा चलो ये तो हो गया। नाउ ये E1 E2 बोल देते हैं। लेट E1 E2 एंड EB be the emissive power of bodies respectively। तो बच्चा हीट एमिट कितनी होगी? therefore हीट एमिटेड। बच्चा देखिए फर्स्ट लाइन हटाऊं, ओके। therefore हीट एमिटेड Q1, यहां से कितनी हीट निकलेगी बेटा? फॉर्मूला आप याद है आपको? एमिटेड कितनी थी? डिपेंड्स ऑन एरिया, डिपेंड्स ऑन टाइम एंड एमिसिव पावर। याद आया कुछ? Q इज इक्वल टू EAT। सो EAT टाइम, ये फर्स्ट के लिए फर्स्ट, Q2 इज इक्वल टू E2AT एंड QB इज इक्वल टू EBAT। देखो हमने स्टार्टिंग में बोला था कि तीनों के डायमेंशन सेम है ना? तीनों के डायमेंशन सेम है तो एरिया सेम। बेटा तीनों को सेम टाइम तक हमने हीट दी है तो तीनों का टाइम भी सेम। अच्छा अब हमने पढ़ रखा है, कहाँ लिखूं? इसको हटाऊं, ये स्टेटमेंट लिख लिया, ओके। चलिए एट आइसोथर्मल इक्विलिब्रियम, या आप कह सकते हैं एट आइसोथर्मल। बड़ा आइसोथर्मल का मतलब ही होता है थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है? क्या होगा? हमको पता है हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल टू हीट एमिटेड, है क्या नहीं? जब इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे, हम घूम फिर के आए, पिक्चर देख के आए, ये सारे के सारे इक्विलिब्रियम में आ गए, तो ये इसने जितना एब्जॉर्ब किया होगा उतना एमिट, जितना इसने एब्जॉर्ब किया होगा उतना एमिट। समझ आ रहा है आपको? अच्छा सो उससे अब होगा क्या मैं ऐसा कह सकता हूं A1Q इज इक्वल टू E1AT। सिमिलरली सेकेंड बॉडी के लिए A2Q इज इक्वल टू E2AT। सिमिलरली A3 नहीं, ब्लैक बॉडी के लिए ABQ इज इक्वल टू EBAT। बोलो है कि नहीं? पक्का? अच्छा बेटा यहां से क्या हो जाएगा? E1 हम क्या कर रहे हैं बेटा? A1 अपॉन E1 का रेशियो ले रहे हैं, A1 बाय E1, इसको यहां ले आते हैं और Q को वहां ले जाते हैं, AT बाय Q। यहां पे A2 बाय E2 इज इक्वल टू AT बाय Q। बेटा यहां पे क्या हो जाएगा? AB बाय EB इज इक्वल टू AT बाय Q। यहां तक समझ आया?
बच्चा हमको पता है ब्लैक बॉडी के लिए ए भी तो 1 होता है, एब्जॉर्प्टिव पावर 1 होता है ब्लैक बॉडी, देखा था ना हमने, एब्जॉर्प्शन इक्वल टू इंसिडेंट। सो क्या मैं इसकी जगह पे 1 लिख सकता हूं? बोलो है क्या नहीं? ओके बच्चा जरा ध्यान से देखो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, देखो तीनों इक्वेशन में a बाई टी, एरिया तीनों के लिए सेम, टाइम तीनों के लिए सेम, हीट जितनी उनके ऊपर इंसिडेंट हुई, जितनी इंसिडेंट हुई वो तीनों के लिए सेम। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहां लिख लेता हूं बच्चा लोग, थोड़ा आप लोग समझ लेना, मुझे पता है आप बहुत होशियार हैं। फ्रॉम 1, 2 and 3 क्या मैं ऐसा कह सकता हूं A1 बाई E1 इज इक्वल टू A2 बाई E2 इज इक्वल टू 1 बाई EB? बोलो है क्या नहीं? पक्का? अच्छा बच्चा लोग आप जरा खुद सोचो कि क्या हो रहा है बेटा, किसी भी बॉडी के लिए एब्जॉर्प्शन अपॉन एमिशन, एब्जॉर्प्टिव पावर अपॉन एमिसिव पावर कांस्टेंट हो गया है। किसके कांस्टेंट हो गया है? 1 बाय ईबी के कांस्टेंट हो गया। बेटा अगर मैं आपको बोल रहा हूं, स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था, A इज प्रोपोर्शनल टू E, बेटा ये साइन हटाओ तो यहां पे कोई ना कोई कांस्टेंट आना चाहिए, बोलो है क्या नहीं? कोई ना कोई कांस्टेंट आना चाहिए, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे आप? तो ये कांस्टेंट है, इसका मतलब ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए, इसका उल्टा भी तो कह सकते हैं। अब देखो यहां देखो, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं A1 बाय E1 इज इक्वल टू 1 बाय EB, E1 को वहां ले लो तो A1 इज इक्वल टू E1 बाय EB। बेटा EB तो कांस्टेंट है, EB एक कांस्टेंट चीज है। देखो किसी भी बॉडी का एब्जॉर्प्टिव पावर और एमिसिव पावर कांस्टेंट हो गया। क्या मैं इसको अब ऐसा कह सकता हूं A1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1? अब कांस्टेंट K की जगह किसने ले ली? 1 अपॉन EB ने। K कांस्टेंट इसकी जगह किसने ले ली? 1 अपॉन EB ने। समझ आ रहा है आपको? सो बस यही तो हमको प्रूव करना था किरचॉफ लॉ, कि दो बॉडी जितना एब्जॉर्ब करेगा वो उतना ही एमिट भी करेगा। समझ आया? ओके तो बच्चे लोग यही चीज को ना बुक में थोड़ा अलग तरीके से दिया हुआ है। कैसे? पहले आप यहां तक लिख लो, मैं आपको थोड़ा मिटा के फिर बताऊं। अच्छा देखिए, तो आपके बुक में कैसे दिया हुआ है, इसका रेसिप्रोकल कर दिया है। मतलब क्या मैं इन सभी का रेसिप्रोकल कर दूं तो ऐसा बोल सकता हूं E1 बाय A1, E2 बाय A2 इज इक्वल टू EB। बेटा अभी भी ये रेशियो कांस्टेंट हो गया, किसके कांस्टेंट हो गया? EB के। तो देखो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं E1 बाय A1 इज इक्वल टू EB, तो E1 इज इक्वल टू EB इंटू A1, इसको हमें यहां लेके। बेटा EB ब्लैक बॉडी का एमिशन हमेशा कांस्टेंट होता है। अब ब्लैक बॉडी अलग अलग नहीं होती है कि ये ब्लैक बॉडी, ये दूसरी ब्लैक बॉडी, तीसरी। ब्लैक बॉडी इज अ ब्लैक बॉडी, उसमें फिर वैरायटी नहीं होती है, तो उसका जो एमिसिव पावर है बेटा वो तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं E1 इज इक्वल टू KA1, जहां पे K कांस्टेंट है और K किसके इक्वल है? EB के इक्वल है। और हमको पता है कि अगर इक्वल टू और सम कांस्टेंट है तो इसको हम क्या लिखते हैं? E1 इज प्रोपोर्शनल टू A1, एमिसिव पावर इज प्रोपोर्शनल टू एमिसिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर। बेटा यही तो है किरचॉफ्स लॉ। समझ आ रहा है आपको? हैंस प्रूव्ड। सो हमने किरचॉफ लॉ को प्रूव कर दिया। ठीक है? सो आप भले इस तरीके से, आपके बुक में ये मैटर फॉर्म दिया है तो ये भी आप यही फॉर्म यूज करना, इसको आप भले जान लीजिए। ओके बच्चा लोग, सो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये टॉपिक और बड़ा आज का लेक्चर भी हमारा हम यहीं पे खत्म रखते हैं। अगली बार बड़ा छोटी मोटी और बातें करनी है, बस 1 या 2 लेक्चर में आपका ये चैप्टर हम पूरा फिनिश कर देंगे। सो तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।